आज तो हाँ, तो पता चल जाना चाहिए कि चांद निकला है तो ख़त्म, कल ईद है। आज तक मतलब मैं तो कब से कई सालों से नोट कर रहा हूँ कि चांद पर ही हम लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल रखें। माँ बाप है तो सब कुछ है, माँ बाप के बगैर दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिनके माँ बाप दुनिया में ज़िंदा हैं उनकी जितनी खिदमत करें कम है। दोस्तों आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, लेकिन हम वो थोड़ा सीक्रेट रखने वाले हैं, आपको बताएंगे नहीं स्टार्टिंग में। अभी हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, देखेंगे, उसके बाद उसके बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो में एक कंपैरिजन है इसरो वर्सेस सुपार्को का। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल थिंक मिस्टीरियस पे स्वागत है। हम सभी ये बात जानते हैं कि किसी भी देश की उन्नति के लिए स्पेस और साइंस का कितना बड़ा योगदान रहता है। इसीलिए हर देश अपनी एक सफल स्पेस एजेंसी चाहता है जो कि उसे एक बेहतरीन कम्युनिकेशन दे सके और साथ ही साथ देश की आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत कर सके। आज इस एपिसोड में हम भारत और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी को आपस में कंपेयर करेंगे। ये कंपैरिजन इसलिए भी सही है क्योंकि दोनों देशों को 1947 में आज़ादी मिली, जिसका मतलब है कि दोनों देशों ने एक ही हालात में और एक ही समय पे अपने विकास की शुरुआत की। लेकिन हम सभी ये बात जानते हैं कि आज की तारीख में दोनों देशों की आर्थिक स्थिति में कितना फ़र्क आ चुका है, और साथ ही आप इस वीडियो के द्वारा जान जाएंगे कि दोनों देशों की स्पेस एजेंसी में भी कितना फ़र्क है। मैं इस वीडियो में पूरी तरह से अनबायस रहूँगा, जिसका मतलब है कि मैं किसी एक देश की तरफदारी नहीं करूँगा। और वीडियो में जितनी भी बातें होंगी वे गूगल के द्वारा ली गई जानकारी के आधार पर होंगी। वीडियो के अंत तक आप आराम से फैसला कर पाएंगे कि कौन सी स्पेस एजेंसी ज़्यादा सफल है और कितनी सफल है। चलिए शुरुआत भारत से करते हैं। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का जन्म 15 अगस्त 1969 में भारत के वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया। भारत की आज़ादी के ठीक 22 साल बाद इसरो का जन्म हुआ। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है, जिसका मिशन है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को भारत की उन्नति में काम लाना और साथ ही साथ अंतरिक्ष और दूसरे ग्रहों की रिसर्च करना। वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस मामले में भारत से आगे है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को का जन्म उनकी आज़ादी के 14 साल बाद हुआ, यानी कि सुपार्को इसरो के मुकाबले 8 साल पहले बन चुका था। सुपार्को यानी कि स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन का जन्म 16 सितंबर 1961 में हुआ। सुपार्को का हेडक्वार्टर कराची में स्थित है, जिसका मकसद है कि स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने देश की नेशनल सिक्योरिटी और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। बात अगर दोनों स्पेस एजेंसी की शुरुआती दिनों की फंडिंग की करें तो बहुत से लोगों का मानना है कि क्योंकि सुपार्को को बनाने में चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हाथ है, तो शुरुआती दिनों में पाकिस्तान को चाइना की तरफ से काफ़ी अच्छी फंडिंग मिली होगी। वहीं आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसरो की शुरुआती फंडिंग कैसी रही होगी, जहां रॉकेट और सैटेलाइट के पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन बात अगर आज के दिनों की करें तो क्योंकि आज की तारीख में दोनों देशों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी फ़र्क आ चुका है, तो दोनों की स्पेस एजेंसी की फंडिंग में भी फ़र्क देखने को मिलता है। जहाँ भारत दुनिया का 7वां सबसे ज़्यादा GDP वाला देश है, वहीं पाकिस्तान 39वें स्थान पर पाया जाता है। साल 2019-20 में इसरो का बजट 1.8 मिलियन US डॉलर है। वहीं पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति के कारण सुपार्को का बजट साल 2019-20 में सिर्फ 43 मिलियन US डॉलर है, जो कि इसरो के बजट के सिर्फ 2.3% के बराबर है। लोगों का मानना है कि क्योंकि पाकिस्तान अपनी GDP का 11% हिस्सा अपनी मिलिट्री पे खर्च करता है, जिसके कारण उनके पास स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पे खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं बचते। लेकिन एक स्पेस एजेंसी को अगर अपनी सरकार की तरफ से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते तो फिर भी वे दूसरे देशों से पैसे जुटा सकते हैं। एक स्पेस एजेंसी दूसरे देशों की सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर अपने मिशन के लिए पैसे बना सकती है, लेकिन ये इस बात पे निर्भर करता है कि कोई स्पेस एजेंसी कितनी सफलता से सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजती है। बात अगर इसरो की करें
तो इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को अपने जन्म के सिर्फ 6 साल बाद यानी कि 1975 में ही बना लिया था। इसरो की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को सोवियत यूनियन के द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया, क्योंकि उन दिनों भारत के पास खुद का लॉन्च व्हीकल नहीं था। तो इसरो को सोवियत यूनियन की मदद लेनी पड़ी अपने सैटेलाइट को भेजने के लिए। लेकिन लॉन्च के सिर्फ 5 साल बाद इसरो ने खुद का लॉन्च व्हीकल बना लिया था, जिसका नाम रखा गया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 यानी कि SLV-3, जो कि 30 से 40 किलो वजन तक की सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाने में सक्षम था। जिसका मतलब था कि साल 1980 के बाद भारत को किसी और देश पर निर्भर नहीं होना पड़ा अपनी सैटेलाइट को भेजने के लिए। लेकिन कुछ ही सालों बाद 1990 से 2000 के बीच इसरो ने और भी शक्तिशाली रॉकेट का निर्माण कर लिया, जिसका नाम रखा गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV। इस रॉकेट की मदद से भारत अपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को सूरज के सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेज पाया। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से भारत मौसम के मिजाज को आसानी से पढ़ सकता था और साथ ही साथ वैज्ञानिकों को किसी भी रूप के नेचुरल डिजास्टर को जांचने में काफ़ी आसानी हुई। साल 2000 से 2010 के बीच में इसरो ने GSLV Mark 1 बना लिया, जो कि PSLV से ज़्यादा शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल था और 5 टन तक की सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचाने में सक्षम था। साल 2010 में इसरो ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। इसरो ने 2010 की शुरुआत में सफलतापूर्वक खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना लिया था, जिसका मतलब था कि अब इसरो और भी शक्तिशाली रॉकेट बना सकता था और साथ ही इसरो को किसी और देश की मदद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। दुनिया के सिर्फ 6 ऐसे देश हैं जो सफलतापूर्वक क्रायोजेनिक इंजन बना सके हैं और भारत चौथा ऐसा देश है जिसके पास सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन है। वही बात अगर पाकिस्तान की करें तो हालांकि सुपार्को इसरो से पहले आ चुका था, लेकिन पाकिस्तान की पहली सैटेलाइट को बनते बनते 29 साल लग गए। सुपार्को की पहली सैटेलाइट बाद्र 1 को 1990 में बनाया गया, जिसे सुपार्को और चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA ने मिलकर बनाया था। अगर आप सुपार्को के विषय में विकिपीडिया पे खोजेंगे तो वहां आपको साफ साफ नज़र आएगा कि 1990 के बाद से सुपार्को के बहुत से स्पेस प्रोग्राम को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनके प्रोग्राम्स में काफ़ी खामियां थी, जिसके कारण सुपार्को का विकास बहुत ही धीमा पड़ गया। पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण बहुत से महत्वपूर्ण स्पेस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। अब उनके लिए चाइना की स्पेस एजेंसी ही आशा की आखिरी किरण है। पाकिस्तान की पहली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट साल 2004 में बनाई गई। वहीं इसरो ने अपना पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 1981 में ही बना लिया था। और जैसा कि आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि कम पैसों के कारण उस समय सैटेलाइट को बैलगाड़ी पे ले जाया गया था। अगर बात सैटेलाइट की जाए तो साल 2018 तक इसरो कुल 239 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। वहीं पाकिस्तान ने सिर्फ 6 सैटेलाइट लॉन्च की है, जिसमें से 2 सैटेलाइट चाइना द्वारा लॉन्च की गई है। इसरो ने कुल 41 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, 11 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, 7 नेविगेशन सैटेलाइट, 8 मिलिट्री सैटेलाइट्स और 7 GPS सैटेलाइट, जिसमें से भारत का खुद का एक GPS भी है। भारत विश्व का छठा ऐसा देश है जिसके पास खुद का बनाया हुआ GPS है और यह मुमकिन हो सका है इसरो के वैज्ञानिकों के कारण। वहीं अगर पाकिस्तान के सैटेलाइट पर नज़र डालें तो सुपार्को ने आज की तारीख तक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, 1 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, 1 नेविगेशन सैटेलाइट, 1 मिलिट्री सैटेलाइट और 0 GPS सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इसरो ने साल 1980 में ही खुद का लॉन्च व्हीकल तैयार कर लिया था, जो कि समय के साथ साथ और भी शक्तिशाली होता चला गया और आज की तारीख में भारत का सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3, जो कि 4000 किलो तक की सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम है। भारत के पास खुद का बनाया गया क्रायोजेनिक इंजन है और C-25 विश्व का चौथा सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आज तक खुद का लॉन्च व्हीकल बनाने में फेल होता आया है और सुपार्को को हर बार चाइना की मदद लेनी पड़ती है। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के पास खुद का क्रायोजेनिक इंजन भी नहीं है। अगर हम दोनों स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट्स की बात करें तो 22 अक्टूबर 2008 में इसरो ने चंद्रयान को अंतरिक्ष में भेजा, जिसने चांद की सतह पे वाटर आइस के मौजूद होने का सबूत दिया। यानी कि वो चंद्रयान था जिसने सबसे पहले चांद पे पानी को खोजा।
इंडियन साल 2010 में भारत विश्व का छठा ऐसा देश बना जिसके पास खुद का बनाया हुआ क्रायोजेनिक इंजन है। 24 सितंबर 2014 में इसरो मिशन मंगल के तहत दुनिया का चौथा और एशिया का पहला स्पेस एजेंसी बना जिसने सफलतापूर्वक मार्स के ऑर्बिट में प्रवेश लिया। साथ ही भारत विश्व का पहला देश बना जिसने पहले ही कोशिश में सफलतापूर्वक मार्स की सतह को छुआ। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक ही रॉकेट में 104 सैटेलाइट भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं। 22 जुलाई 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की जो कि आज की तारीख में सफलतापूर्वक ल्यूनर ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है। अगर चंद्रयान 2 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने सफलतापूर्वक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो सुपार्को के नाम सिर्फ एक अचीवमेंट है कि 7 जून 1962 में सुपार्को ने रहबार 1 नाम का रॉकेट लॉन्च किया था जिसने पाकिस्तान को विश्व का 10वां और एशिया का तीसरा ऐसा देश बना दिया जिसने एक वेसल आउटर स्पेस में भेजा था। तो दोस्तों, इन जानकारी के आधार पर ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि सुपार्को इसरो के आसपास भी नज़र नहीं आता। भारत की स्पेस एजेंसी पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा आगे है और अगर सुपार्को को इसरो से रेस करनी है तो उसे काफ़ी तेज़ दौड़ना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी स्पेस एजेंसी बेहतर है? अपनी राय कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। उनकी मार्स तक नहीं पहुँचे, मार्स से छोड़े। तो दोस्तों, जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तो मैं ये समझ रहा था कि हम इस मामले में कहीं तो टक्कर देंगे। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा था। अच्छा, हम 8 साल पढ़े लेकिन फिर भी आज कहाँ खड़े हैं? आज हम वहीं खड़े हैं जहाँ खड़े हैं, जहाँ खड़ा ना होना चाहिए था। अच्छा, ये भी जो थोड़ी बहुत अचीवमेंट है उसमें भी चाइना का ही रोल यानी कि है। हमारे अपने बल पे, हमने अपने पैरों से, अपने हाथों से, अपने बलबूते पे, यानी इस मामले में भी कहीं पर। और जहाँ हमने करा भी, जो भी प्रोजेक्ट्स हमने बनाए तो उस पे भी मतलब इतनी पता है खामियां थी कि वो कैंसिल हो गए। पता है खामियां और बजट, खामियां नहीं बजट, जब वो बजट ही ना, खामियों की वजह से भी कैंसिल हुआ है ना। तो जहाँ ये जो चीज़ें होती हैं, जब सैटेलाइट तक एक कंट्री पहुँच जाता है तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करता है। बिल्कुल, जैसे जीपीएस है, अगर किसी का अपना जीपीएस हो तो आपकी सोच है कि वो कितना मिलिट्री के हवाले से या डिटेक्टिंग के हवाले से एक एक चीज़ को वो कंट्रोल कर सकता है वो कंट्री। तो अगर इंडिया के पास अपना जीपीएस है तो आपकी सोच है कि इंडिया कहाँ है, यकीन करें बस। आप मतलब एक आम आदमी, नॉर्मल आदमी इस चीज़ को जान ही नहीं सकता, लेकिन आप तस्वूर, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है ये। हमारे पास अपना जीपीएस भी नहीं, हमारे पास अपना इंजन नहीं है जो उनके पास है। और उन्होंने तो सैटेलाइट जो है, उन्होंने कितनी सैटेलाइट छोड़ी उन्होंने, और पाकिस्तान ने 6, और वो भी टोटली चाइना पे डिपेंड करके। बिल्कुल, इस मामले में यार ये तो बहुत बड़ी बातें हैं ना। अभी तक हम, ईद आती है जब, तो अभी तक हमारे यहाँ इतनी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान में चांद पे ही आज तक कंफ्यूजन होता है, आज ही देख कर, मतलब चांद ही पूरे मुल्क में नहीं दिखा, और कहीं दिखा तो कहीं नहीं दिखा। आज वो दौर थोड़ी है कि बंदा बैठ के चांद देखेगा, शहादतें। हाँ ना, माइक्रोस्कोप पे आज भी आज तो हाँ, तो पता चल जाना चाहिए कि चांद निकला है तो ख़त्म का लीद है। हाँ। आज तक मतलब मैं तो कब से, कई सालों से नोट कर रहा हूँ कि चांद पर ही हम लड़ रहे हैं। सैटेलाइट पे दुनिया पहुंच गई, वो जाके चांद को देख के आ सकते हैं लोग, हम ज़मीन से देख। मून के ऊपर वाटर है, सबसे पहले इंडिया ने डिटेक्ट करके बताया। बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है, और सॉफ्ट लैंडिंग भी करने में कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो वो ट्राई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब हम अच्छा देखें, एक पाकिस्तानी लड़की हो आप, और आप इंडिया की जैसे सॉफ्ट लॉन्चिंग कर देगा इंशाल्लाह, तो ये होती है किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करना खुले दिल से, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और अगर हमारे यहाँ से, जैसे इस शख्स ने वीडियो बनाई है, तो बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से वो कह रहा था कि मैं जो बात करूँगा किसी के वो नहीं कहूँगा, जो गूगल पे रिकॉर्ड्स हैं उनके थ्रू करूँगा, और लास्ट में आप खुद जज करेंगे कि कौन कहाँ है। तो लेकिन ये कि जिसकी मेहनत है, मुझे उस शख्स पे, जिन्होंने वो जो सॉफ्ट लॉन्चिंग आखिरी लम्हों पे नहीं हुई थी चांद पे, यकीन करें मेरी इतनी हमदर्दी उस शख्स के साथ थी। देखो किसी भी कंट्री के, किसी, यार उसकी मेहनत कितनी होगी, आप उसकी जद्दोजहद
उसका मतलब एक पैशन, उसे दिन रात लगाए होंगे उसमें। अच्छा, आप उस जज्बे को फील करें कि वो बिल्कुल। इतनी काविशों के बाद, इतनी हार्ड वर्किंग के बाद, मतलब दिन रात को एक करके चंद्रयान- और उसने सोचा होगा बस अब मैं कर लूंगा। चंद्रयान हाँ, था ना मेरे ख्याल में, शायद वो सॉफ्ट लॉन्चिंग का मसला हुआ था, उस शख्स को कहते हैं कि मोदी ने गले से लगाया। हाँ, और फिर उसका जज्बा कैसा हो गया होगा, मतलब जो नहीं कर पाया वो, तो बिल्कुल। कितना मतलब वो हुआ होगा, डिसहर्ट हुआ होगा, हम नहीं आइडिया नहीं लगा सकते। नहीं, ये चीज़ें होती हैं जब आप कोई बहुत बड़ा काम करते हो, तो वहाँ पे ये फैक्टर माइंड में होता है, तो डिसहार्ट तो नहीं, फिर दोबारा ट्राई कर रहे हैं। Again. हाँ, ये चीज़ तो है, और हर चीज़। लेकिन अगर आपको हो किसी चीज से बहुत उम्मीद हो, वो हाँ। ना हो पाए, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आप माने, होता है, बिल्कुल। सैडनेस हो जाती है इंसान को, कहीं ना कहीं अफसोस होता है यार मैंने इतनी मेहनत की। लेकिन उसके रिजल्ट में उनको मजीद अप्रिशिएट करना चाहिए उनको, बिल्कुल, और ये ऐसे ही होना मोदी चाहिए। साहब ने किया। बिल्कुल। आप यकीन करें, मोदी साहब ने आपने उसको मुझे बड़ा बताया था। बड़ा अप्रिशिएट किया, पूरे इंडिया ने गले उसको से अप्रिशिएट लगाया। किया, और पाकिस्तान में उस पर बड़े मीम्स भी बने, बाकायदा नेगेटिविटी भी हुई कि देखो लॉन्च नहीं कर पाए, क्या नहीं कर फर्क पाए। पड़ता है, देखिए वो दोबारा ट्राई कर रहे हैं, दोबारा ट्राई इंशाल्लाह सक्सेसफुली हो जाएगा, वो खुद भी कह रहे हैं कि हो जाएगा इसका सॉफ्ट लैंडिंग। तो जो थोड़ा बहुत मैंने सोचा था कि स्पार्क को इसरो को कहीं टक्कर देगा, वो टक्कर तो दी है, लेकिन वो टक्कर लग के वो थोड़ा दूर टक्कर जाके गिर गई। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात सही कह रहे हैं, वो जो भी वीडियो में थे, वो जिन्होंने वीडियो बनाई, उनका बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर वो बीट करना चाहता है। मुझे अभी भी याद है कि हमारे यहाँ बारिशों का जो मौसम होता है ना, तो अक्सर कुछ साल पहले तक की बात है, जब भी बारिश की पेशन गोई होती थी, नहीं होती थी। आज अच्छा। बारिश होगी कराची में, आज बारिश होगी, ये है एग्जैक्टली है ना। तो उस दिन तो ये टेक्नोलॉजी है ना, बारिश अच्छा ये टेक्नोलॉजी है ना, हाँ ये कि हमारी टेक्नोलॉजी बारिश बताती ये है। टेक्नोलॉजी की वो तो बताए, काइंड तो बताए, वर्ड्स टेक्नोलॉजी की, मतलब आज ही पेशेंट हुई है, नहीं आज होती हुई थी, है, आज ही मजाक उड़ाने लग गए prediction थे हुई है, लोग। और आज तो होगी नहीं। अच्छा, मजाक उड़ाने लग गए थे लोग कि यार जब भी कहा जाता है पेशेंट गोई होती है कि बारिश होगी, बारिश होगी, बारिश ही नहीं अच्छा, होती। कभी कभी ये भी होता है, आज बहुत ज्यादा लू चलेगी, आज बहुत नहीं होता। कमाल की गर्मी होगी, आज दुनिया मतलब सालों की में रिकॉर्ड तोड़ नहीं, देगी, आज नहीं, गर्मी इतनी नहीं, होगी, नहीं। और वो गर्मी उस दिन इतना चिल माहौल होगा, इतना ये ठंडा अक्सर मौसम हुआ है होता कि वो हमारे पिकनिक महकमे पे जाने का दिल कर रहा अच्छा होता है। महकमे मौसमियात का भी ताल्लुक इन्हीं से होगा, इस बिल्कुल, फार्मों से। exactly। लेकिन ये है कि उल्टा, मतलब बारिश होगी, नहीं हुई, तूफान आएगा, नहीं आया। मुझे लगता है रात में ख्वाब देखते हैं, सुबह पे न्यूज़ ये भी करवा बात, देते हैं। ये बाकायदा लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि अपने ख्वाब हमें बताते हैं, क्या हाँ। करते हैं। खैर दोस्तों, स्पार्को के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, स्पार्को के लिए पहले मुझे बोलना, प्रोनाउंस करना तो सीख लो। सीख लो, मुझे कुछ करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, और आगे इसको लेके जाना पड़ेगा। बस अब तो बेड़ा गर्क है स्पार्को का, मुझसे लिखवा लें। क्यों, आपका बेड़ा गर्क होएगा? 6-7 नाइट भी नहीं, आपका बेड़ा गर्क होएगा। 6 सैटेलाइट कैसे बना दी थी, बस। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।